सोचिए कल सुबह देश के 7 करोड़ बच्चों के फोन से अचानक सारे सोशल मीडिया एप्स गायब हो जाएं। कोई इंस्टाग्राम नहीं, कोई टिकटॉक नहीं। हाँ, और गेमिंग एप्स तक बंद हो जाए। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन लगता है ना। बिल्कुल किसी डिस्टोपियन कहानी जैसा। लेकिन मतलब इंडोनेशिया ठीक यही करने जा रहा है। आज हम जिस विषय की गहराई में जा रहे हैं वो है इंडोनेशिया की ये बहुत बड़ी और ऐतिहासिक डिजिटल नीति, जहां 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूरी तरह से बैन लगाया जा रहा है। और ये कोई मामूली नीति नहीं है। हमारे पास जो उपलब्ध रिपोर्ट्स और डेटा है, उनके आधार पर हमारा मकसद यही समझना है कि ये बैन आखिर कितना बड़ा है। हाँ, और सरकार की असली मंशा क्या है इसके पीछे। सही कहा। और क्या इसे सच में धरातल पर उतारा जा सकता है या ये सिर्फ कागजी बातें हैं? मैं तो ये सोचकर ही हैरान हूँ कि अगर हम इसके दायरे की बात करें तो आंकड़े मतलब सच में चौंकाने वाले हैं। बिल्कुल। इंडोनेशिया की कुल आबादी करीब 28 करोड़ है और वहाँ की जो संचार और डिजिटल मामलों की मंत्री हैं म्यूटिया हाफिद। हाँ, उन्होंने जिस नियम की घोषणा की है ना, उसका सीधा असर लगभग 7 करोड़ बच्चों पर पड़ेगा। 7 करोड़, मतलब कई देशों की तो कुल आबादी भी इतनी नहीं होती। मैं भी ये मानता हूँ, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। और सिर्फ यूजर्स की संख्या ही नहीं, निशाने पर जो कंपनियां हैं उनकी लिस्ट भी देखिए। इसमें यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम शामिल हैं। थ्रेड्स और एक्स भी तो है ना इसमें। हाँ, और बिगो लाइव और रोब्लॉक्स जैसी दिग्गज ग्लोबल कंपनियां भी इस लिस्ट में हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में ऐसा सख्त कदम उठाने वाला इंडोनेशिया पहला देश बन गया है। ये तो ऐसा है जैसे मतलब किसी ने पूरे देश के विशाल डिजिटल प्लेग्राउंड के बाहर अचानक एक बड़ा सा नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया। एकदम सही एनालॉजी है। लेकिन इतनी भारी भरकम रोक लगाने की नौबत क्यों आई? आखिर इतनी सख्त जरूरत क्यों पड़ी? तो देखिए, सरकार का तर्क बहुत सीधा है। वो इन प्लेटफॉर्म्स को हाई रिस्क मानते हैं। उनका प्राथमिक उद्देश्य बच्चों को साइबर बुलिंग, अश्लीलता, स्क्रीन की लत और ऑनलाइन शिकारियों से बचाना है। ऑनलाइन प्रेडेटर्स, हाँ, वो तो एक बहुत ही गंभीर खतरा है। बिल्कुल। लेकिन रिपोर्ट्स को गहराई से पढ़ने पर एक और दिलचस्प मकसद सामने आता है। ये सिर्फ बचाव का तरीका नहीं है, बल्कि एक तरह का पावर शिफ्ट है। पावर शिफ्ट? अच्छा, मतलब क्या सरकार ग्लोबल टेक कंपनियों के हाथ से वो कंट्रोल छीनकर वापस परिवारों को देना चाहती है? एकदम सटीक। ताकि परिवार इन ग्लोबल टेक कंपनियों के चुंगल से अपनी ताकत वापस ले सकें और पेरेंट्स फिर से तय कर सकें कि उनके बच्चे क्या देखेंगे। टेक कंपनियों से ताकत वापस लेने का विचार तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहीं पर मेरी एक उलझन है। बताइए। क्या तकनीकी रूप से उम्र का सटीक सत्यापन मतलब एज वेरिफिकेशन करना आज के युग में संभव है? यही इस पूरी नीति की सबसे बड़ी चुनौती है। मंत्री आफेद ने खुद माना है कि इसे लागू करना बहुत मुश्किल होगा। हाँ, क्योंकि अगर आप यूजर से उनकी सरकारी आईडी मांगते हैं तो प्राइवेसी का बहुत बड़ा खतरा खड़ा हो जाता है। बिल्कुल। और इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा इसी वजह से, क्योंकि इतने सारे यूजर्स को तकनीकी रूप से नियंत्रित करना आसान नहीं है। और बच्चे तो वैसे भी तकनीक के मामले में बहुत तेज होते हैं, वो इसे बायपास करने के नए तरीके खोज ही लेंगे। सही कहा। अगर कंपनियों ने सिर्फ एक बटन दे दिया कि हाँ मैं 18 साल का हूँ, तो कोई भी बच्चा आसानी से झूठ बोलकर अंदर जा सकता है। मतलब ये नीति लागू करना सच में एक सिरदर्द होने वाला है। तकनीकी खतरा अपनी जगह है, लेकिन हमें सिर्फ इसे इंडोनेशिया की एक नाकाम कोशिश मानकर खारिज नहीं करना चाहिए। ये इंटरनेट के एक बड़े वैश्विक बदलाव की ओर इशारा कर रहा है। वैश्विक बदलाव? मतलब इंटरनेट के इस नए नियम को सिर्फ एक देश तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता। बिल्कुल नहीं। आपको याद होगा, इंडोनेशिया का ये कदम दरअसल पिछले साल ऑस्ट्रेलिया द्वारा लगाए गए इसी तरह के बैन के ठीक बाद उठाया गया है। वो वर्ल्ड फर्स्ट बैन जो ऑस्ट्रेलिया ने लगाया था। हाँ, ये साबित करता है कि दुनिया भर की सरकारें अब बिग टेक के प्रभाव से युवाओं को बचाने के लिए अधिक दखलंदाजी कर रही हैं। एक तरह का इंटरवेंशनिस्ट अप्रोच अपना रहे हैं। ये जानना बहुत दिलचस्प है कि कैसे इंटरनेट अब एक मतलब फ्री फॉर ऑल दुनिया की जगह उम्र के हिसाब से नियंत्रित और खंडित स्पेस में बदल रहा है। हाँ, और ये बदलाव हर किसी के डिजिटल भविष्य की दिशा तय करेगा। बिल्कुल। पर इस पूरी चर्चा के बाद मेरे दिमाग में एक बात आ रही है जो बहुत सोचने वाली है। वो क्या? अगर सरकारें किशोरों को मुख्य धारा के सोशल मीडिया से पूरी तरह दूर कर देती हैं, उनके लिए डिजिटल दुनिया के मेन दरवाजे बंद कर देती हैं, तो क्या होगा? तो युवाओं के बीच संवाद के लिए कौन से नए छिपे हुए वैकल्पिक डिजिटल स्पेस उभरेंगे?
और सबसे अहम बात, जब ये अज्ञात स्पेसेस बन जाएंगे तो उन पर किसका नियंत्रण होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस बैन के असली परिणामों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।